दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने आज तक लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के बारे में इस बुक में 6 ऐसे सबक बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। ये बुक 1997 में पब्लिश हुई थी और तब से लेके आज तक इस बुक की 40 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। ये बुक इतनी बढ़िया है कि इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर तक रिकमेंड कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्या है इस बुक में जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको अमीर बनाकर ही रहेगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा हर संडे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको वे पुअर डैड कहते हैं, और जिन्होंने उनको अमीरी के गुर सिखाए उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा, जबकि दूसरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया, और मरने पर उसके परिवार को, चर्च को और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत देकर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों डैडियों की पैसे के बारे में सोच अलग अलग थी। वो कैसे? चलो देखते हैं। पढ़े लिखे डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर डैडी के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और यह पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको वही 6 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा जिनकी बदौलत रॉबर्ट के डैडी अमीर बन गए और रॉबर्ट भी। तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में फंस जाता है और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता। अब रैट रेस होता क्या है, पहले हमें यही समझना पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को नौकरी मिलती है तो वो तुरंत अगले महीने से ही अपने लिए कुछ नई चीज खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। वह अपने लिए महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और बढ़िया सी कार। और फिर शुरू हो जाता है ईएमआई का ट्रैप। ऐसे ईएमआई जो सालों साल तक देने पड़ते हैं, जिससे वह बाहर कभी नहीं निकल पाता। उसे हर महीने अपने ईएमआई देने होते हैं। अगर वह 1 महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वह कैसे अपने ईएमआई भर पाएगा और कैसे अपना कर्ज उतर पाएगा। कहीं
बैंक वाले उसकी कार उठाकर ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है और महीना पूरा होने पर अपना पगार लेता है और EMI भर देता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है और इस लंबे ट्रैप में वह इस कदर फंस जाता है कि इस ट्रैप से वह कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। इसे ही रॉबर्ट ने रैट रेस कहा है। अगर आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसे को आपके लिए काम करवाना पड़ेगा, तभी आप चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ ऐसा करता है कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। लेकिन कैसे, वो अब आने वाले कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आने वाले पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पैसे की समझ ही नहीं थी। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही पहला और आखिरी नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बेहद आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। तो संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है? संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। दोबारा से कान खोलकर फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुरेश और रमेश दोनों को एक साथ ही नौकरी लग जाती है। कुछ समय बाद दोनों 10-10 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुरेश अपने लिए 10 लाख की कार खरीदता है क्योंकि उसे ऐशे आराम की जिंदगी जीना पसंद है, और रमेश 10 लाख की जमीन खरीदता है। शुरुआत में सुरेश बहुत खुश होता है कि वह कार में घूम रहा है और रमेश आज भी बस में धक्के खा रहा है। लेकिन 5 साल का समय बीतने के बाद रमेश के 10 लाख के प्लॉट की कीमत डबल मतलब 20 लाख हो जाती है और सुरेश के कार की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। रमेश अपने प्लॉट को 20 लाख में बेच देता है और एक ऐसी नई प्रॉपर्टी ढूंढता है जहां मालिक अर्जेंट प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो। अर्जेंट बेचने के चक्कर में थोड़ा सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार होता है। रमेश को 25 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में ही मिल जाती है। रमेश वह प्रॉपर्टी खरीद लेता है, फिर से 5 साल तक अपने पास रखता है। 5 सालों के बाद वही प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच देता है। अब वह फिर से ऐसे मालिक की तलाश करता है जो अर्जेंसी में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। वह फिर से ऐसे मालिक को ढूंढने में कामयाब रहता है और 60 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख में ही खरीद लेता है और फिर से 5 साल तक इंतजार करता है। अब पूरे 15 साल बीत चुके हैं। रमेश अपना 50 लाख का प्लॉट 1 करोड़ में बेच देता है और करोड़पति बन जाता है और उस 1 करोड़ में से कुछ पैसा निकाल कर अपने लिए ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है, जैसे कार, एक घर और अच्छे कपड़े। और ये सब लेने के बाद जो बाकी 50 लाख बच जाते हैं वो उनसे फिर से प्रॉपर्टी खरीद लेता है और अब उसकी प्रॉपर्टी ही उसके लिए पैसा बनाती रहती है। लेकिन सुरेश ने जो 15 साल पहले कार खरीदी थी, आज उसे कोई कौड़ी के दाम में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वह आज भी धक्के खा रहा है। यही फर्क होता है एक अमीर और गरीब के माइंडसेट में। गरीब इंसान सबसे पहले अपने लिए लायबिलिटी खरीदता है जो उसके जेब से पैसे निकालती रहती है, और अमीर माइंडसेट वाले इंसान संपत्ति खरीदते हैं जो उसके जेब में पैसे डालती रहती हैं। सबक 3, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। क्या इसका मतलब ये है चुपचाप से अपने काम पर जाओ और बिना किसी की तरफ देखे अपना काम करके वापस आ जाओ?
नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम से काम रखो का मतलब है कि आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहिए और दायित्व के कॉलम को कम करते रहिए। ऐसा करने से आप नौकरी करते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि हमें किस तरह की संपत्तियों का संग्रह करना चाहिए। मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत न हो। मैं उनका मालिक जरूर हूँ, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट कर देना है और अपना काम करते रहना है। नंबर 3, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। और नंबर 6, ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। ये सारी ऐसी संपत्तियां हैं जहां आपको पैसा लगाने के बाद खुद काम नहीं करना पड़ेगा। बस आप पैसा लगा देंगे और आराम से अपना काम करते रहेंगे। आपका संपत्ति वाला कॉलम अपने आप बढ़ता रहेगा। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा ये मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है, जो आपके लिए काम करता रहेगा। अपनी दिन की नौकरी करते रहे, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग ऐशो आराम की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐशो आराम की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। ये सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अमीरों के अमीर बनने का राज समझ में आएगा। आप चाहे तो इसे बैक जाकर 2 बार सुन सकते हैं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। इस पॉइंट में रॉबर्ट बताते हैं कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर गवर्नमेंट को इतनी आसानी से टैक्स के रूप में पैसा लेने मत दीजिए। कानून के दायरे में ही रहकर हमें वो सारे तरीके आजमाने चाहिए जिससे हमारा करोड़ों रुपए का टैक्स बच जाए। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर बनकर ही रहेंगे। अभी और 2 इम्पोर्टेंट सबक डिस्कस होने वाले हैं, आगे देखते रहिए। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग आखिर पैसा बनाते कैसे हैं, ये बात अभी हम समझने वाले हैं। ध्यान से समझना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। शेयर मार्केट क्रैश हो चुका था, रियल एस्टेट के भाव भी गिर चुके थे और निवेश के लिए ये एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। चूंकि हर कोई बेच रहा था इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा नकद थे जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। हर कहीं मुझे बिकाऊ है के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था, स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ है का बोर्ड देखा जो वहाँ काफी लंबे समय से लगा हुआ था। ये पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया है। मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधा घंटे बाद मैंने इसे $20,000 में खरीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी और जिसकी एक्चुअल कीमत $65,000 थी। यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी
और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। ये किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्टगेज, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगॉन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगॉन और वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ। 1 महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $450,000 की इमारत के लिए $275,000 का प्रस्ताव दिया। वे $300,000 पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। मैंने उस इमारत को $495,000 में बेच दिया और एरिजोना फेनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। फेनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $875,000 थी, जिसमें से $225,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह $20,000 छोटी सी रकम $12 लाख की बड़ी रकम में बदली जा सकती है। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 1 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। ये जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ तब होता है जब आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दे कि वे कितना कमा रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तय करे कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे किन योग्यताओं में पारंगत होना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाए थे और जिनकी बदौलत वे अमेरिका हवाई राज्य के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कंप्लीट बुक समरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बुक जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार सभी को पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कर देना। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप पैसे की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इस पर क्लिक करके जरूर देख लेना। आपको अपने जीवन में अमीर बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।